नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे हैं। तो आज का हम एक विशेष टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। तो देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ण का अर्थ क्या है और वर्ण की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और वर्णों का वर्णों का ऋग्वैदिक काल में क्या क्या महत्व रहा है। तो हम देखते हैं कि वर्ण का अर्थ और प्रयोग। सबसे पहले तो वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वै वर्ण अथवा वरि धातु से है, जिसका अर्थ है चुनना, आवरण करना। संभवतः वर्ण से तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यवसाय के चुनने से है। संभवतः यह वर्ण प्रारंभ में वर्णों का विभाजन, त्वचा के रंग के भेद पर और आर्य और अनार आकाश ये दो ही वर्ण थे। कालांतर में यही विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में परिलक्षित हुआ। भारतीय समाज में वर्णित वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण व्यवस्था के उद्गम एवं विकास के संबंध में विद्वानों का सर्वानुमति नहीं बन पाई है। कुछ विद्वानों में से जैसे कर्ल, लुडविग, ओल्डनबर्ग, बेवर आदि के अनुसार ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उद्भव हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों जैसे बेनफे, मियोर, सेनाट, गैरेट तथा जीमर ने वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को ही अस्वीकार नहीं किया है। मैक्स मुलर ने तो वर्ण व्यवस्था पर विचार करते हुए लिखा है कि निश्चितः रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलित था वही वर्तमान युग तक सामाजिक व्यवस्था का मुख्य धारा बना हुआ है। वस्तुतः भारत के ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि गुण कर्म पर आधारित थी। नेस्फेल्ड एवं रसेल ने माना है कि कर्म के बल पर नींव पर भारतीय बल वर्णों की व्यवस्थित हुई थी। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था और वह गतिशील था, जो आज के समय में कठोर प्रतीत नहीं होता है। बहुत सारे विद्वानों की आर्यों द्वारा प्रदत्त वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में तो रंग भेद तथा प्रजातीय धारणा ही थी, परंतु उत्तर वैदिक काल के प्रवर्तित युग तक आते आते यह व्यवस्था ऊंच नीच और रूढ़िगत भावनाओं के कारण जटिल होती गई। इस व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय की समस्त गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का ऐसे तो कई सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं, पर हम कुछ मुख्य जो सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देवी अथवा परंपरागत सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, त्वचा के रंग का सिद्धांत से तथा कर्म तथा धर्म संबंधी सिद्धांत एवं जन्म से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी अथवा परंपरागत सिद्धांत, भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति दैवीय ऐश्वर्यकृत है तथा उनके विभाजन को आदरपूर्वक पवित्र माना गया है। इसे परंपरागत सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्ण संबंधी उत्पत्ति के कारण उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विराट पुरुष अथवा ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पद से शूद्र उत्पन्न हुए। इस उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि समाज का चार भागों में विभाजन अत्यंत प्राचीन है। ब्रह्मा द्वारा ही इस प्रकार का विभाजन किया जाना इसकी प्राचीनता का द्योतक है। गुण का सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के मूल में गुणों की भी अभिव्यक्ति मानी गई है। इसके आधार पर यह प्रकट किया गया है कि मनुष्य अपने गुणों से महान होता है, न कि अपने वंश अथवा परंपरा से। गीता में 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख है तथा सत्य, रज और तम। सत्व गुण सुख का, रजगुण कर्म का और तम गुण अज्ञान का द्योतक माना गया है। मनु ने भी 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख किया है। अब हम देखते हैं त्वचा के रंग से संबंधित सिद्धांत। वर्ण का अभिप्राय रंग से भी होता है। वैदिक युग में आर्य और अनार्य वर्ण की पृथकता त्वचा के रंग से भी थी। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न रंग निश्चित किए गए, जिससे उनके सदस्यों को एक दूसरे से विशेषता दी जा सके। महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति त्वचा के रंग के आधार पर ही बताया गया है।
ब्राह्मणों का रंग सफेद श्वेत, क्षत्रियों का लाल लोहित, वैश्य का पीला पीत तथा शूद्र का काला अश्याम था। कर्म तथा धर्म संबंधी सिद्धांत। सामाजिक व्यवस्था में कर्म तथा धर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। विभिन्न वर्णों के अलग अलग कर्म निर्धारित थे और कर्मों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हुआ है। इस क्रम व्यवस्था को धर्म से संबंध कर इसे वर्ण धर्म की संज्ञा दी गई। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर मनुष्य के पुनर्जन्म की व्याख्या की गई। जन्म से संबंधी उत्पत्ति का सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति जन्मना भी मानी गई है। महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ही था। उत्तर वैदिक काल में विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु उनमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्वान थे, फिर भी उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा गया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य का कर्म क्षत्रिय था, किंतु वे जन्म से ब्राह्मण थे, इसलिए वे ब्राह्मण ही